नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो इंडक्शन सीरीज़ जो बीएमएस के जो फ्रेश बैच है, जो नया छात्र ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हम इंडक्शन प्रोग्राम का सीरीज़ शुरू किए हैं और जिसमें आज सेशन 2 है। तो आज के सेशन में हम जो संस्कृत लैंग्वेज है, ये आयुर्वेद जानने के लिए कितना जानकारी होना चाहिए, और अगर कोई छात्र अपने जो पूर्व पढ़ाई में संस्कृत लैंग्वेज को कभी नहीं सीखा है, क्या वो आगे आयुर्वेद को अच्छे से समझ सकता है कि नहीं सकता है, या संस्कृत के बिना बिल्कुल आयुर्वेद समझ में नहीं आएगा। इस तरह के जो भी विचार स्टूडेंट्स के मन में रहता है, उसको दूर करने के लिए सेशन 2 हम आज लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सेशन 1 में जो बीएमएस में से संबंधित जो भी करिकुलम है 4.5 साल का, किस तरह से हर एक विषय में बांटा गया है और हर एक विषय को उसी प्रोफेशनल बीएमएस में रखने का क्या उद्देश्य है और किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इतना जानकारी हम ऑलरेडी सेशन 1 में देख चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा है अब तक, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो मिलने वाला लिंक है उसमें आप पहले वो देखकर आप सेशन 2 में आ जाइए। तो जो सेशन 2 का विषय है, जैसे कि आपको पता है, हमने ऑलरेडी बात की है संस्कृत लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे शंका स्टूडेंट्स के मन में रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि बीएमएस में संस्कृत पढ़ाया जाता है और सारे टेक्स्ट जो है संस्कृत में होते हैं। सारे टेक्स्ट इन द सेंस जो आयुर्वेद से संबंधित पुस्तकें हैं, पहले ज़माने में संस्कृत में ही लिखा गया है। ये भी सभी लोगों को जानकारी नहीं होता है। कुछ लोगों को जानकारी होता है कि संस्कृत की आवश्यकता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बिना संस्कृत के एक तरह से मास्टरी से आयुर्वेद तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सिर्फ वही लोग जाते हैं आयुर्वेद में जो संस्कृत को अच्छे से जानते हैं। ऐसे कुछ नहीं है। तो ये सारे शंका को दूर करने के लिए हम ये एपिसोड को अलग से बनाया और इसको इंडक्शन में भी लगाया, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है। 1000 साल के बाद भी यही क्वेश्चन रहेगा और यही आंसर रहेगा। तो मान लीजिए कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है जो फरवरी 16 को आया था, तो उसमें चेंजेस तो आ चुके हैं, आपने पहले देख चुके हैं। मान लीजिए कि ये जो सिलेबस है संस्कृत का, एक ही साल में आपको पढ़ना था और अभी आपके पास 1.5 साल का टाइम है। मैंने पहले ही कहा था, एक साल में बहुत सारे दिन जो है छुट्टियों में और एग्ज़ाम्स में चला जाता है, तो बाकी 6 महीने बच जाता था। अभी 1.5 साल के चक्कर में कम से कम 12 महीने तो पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये आपको पहले ही दिख रहा है कि जो 1.5 साल का सिलेबस है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास खूब टाइम है एक लैंग्वेज या एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ये गैजेट नोटिफिकेशन आगे वाले बैच के लिए बहुत अच्छा परिणाम जो है लेके आने वाला है। ये एक नज़र हम ऐसे डाल देते हैं जो हम पहले डिटेल में देख चुके हैं कि 4.5 साल के जो कोर्स है उसमें 1.5 साल के 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप हर एक प्रोफेशनल बीएमएस का सब्जेक्ट देखेंगे, पदार्थ विज्ञान, रचना शरीर, क्रिया शरीर, संहिता, रोग निदान, संहिता अध्ययनम, अगत तंत्र, ये 3rd ईयर में भी आप देख सकते हैं, शल्य, शालक्य, प्रसूति, ये सारे टर्मिनोलॉजी संस्कृत में ही है। तो इसका मतलब ज़रूर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में ही लिखा गया था। जो डिपार्टमेंट के नाम आप देख सकते हैं उसमें भी आप शायद इतने टर्मिनोलॉजी पहले सुने ही नहीं थे। काय चिकित्सा, स्वस्थ वृत्तम, रोग निदान, अगत तंत्र, पंचकर्मा, तो कुछ तो फेमस है, कुछ आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आयुर्वेद के जो भी विषय है पहले संस्कृत में लिखा गया था। सबसे पहले पॉइंट आपके दिमाग में ये रखना है कि पहले लिखा गया था। अभी 100% जानना है, उसके लिए हम आने वाले हैं। तो संस्कृत को सीखने के लिए या संस्कृत की जानकारी आयुर्वेद में किस तरह से चाहिए? 2 तरह से चाहिए। 2 मतलब क्या है? एक होता है स्पोकन लैंग्वेज, जो हम बात करते हैं वहाँ पर हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं उसके ग्रामर के ऊपर, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस से आ जाता है। घर पे रहते रहते आपने अपने मदर टंग को वैसे सीख चुके होंगे, उसमें कोई आपके मदर फादर जो है ग्रामर से आपको नहीं सिखाया, आपको लैंग्वेज वैसे ही आ गया। उसके बाद आप उसको ग्रामर के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से पढ़ते हैं। सो 2 तरह के एक लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका है। एक ग्रामेटिकल लैंग्वेज होता है लिटरेचर, एक होता है बात करने का तरीका या वर्बल या ओरल या ओरेटरशिप। तो ये सारे चीज़ जो है वोकल या ओरल लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। तो जो आयुर्वेद से संबंधित
शास्त्र है, जो भी टेक्स्ट है, पहले वो ओरल ट्रेडिशन से चलता था, फिर बाद में उसको लिटरेचर के रूप में कन्वर्ट किया गया और मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो संस्कृत में ही मिलता है। तो जो सारे टीचर्स हैं आपके क्लास में कहीं ना कहीं अपने लेक्चर में संस्कृत वाक्यों को, संस्कृत श्लोक को, संस्कृत के गद्य रूपों को बार बार एक तरह से उच्चारण कराते रहेंगे और बार बार उसका अर्थ भी बताते रहेंगे। सारे जो चरक संहिता हो सकते हैं, सुश्रुत संहिता हो सकते हैं, या अष्टांग हृदयम इत्यादि ग्रंथ जो है आयुर्वेद में संस्कृत में ही लिखा गया है। तो क्या आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत है? क्योंकि सारी चीज़ मैं अभी तक बता रहा हूँ कि संस्कृत में ही ये सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, अभी मैंने बताया सारे बुक्स हैं। नहीं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जो भी संस्कृत बैकग्राउंड के साथ BAMS में एंट्री हो रहे हैं बहुत ही कम है। सिर्फ 10% आप मान सकते हैं जिसका थोड़ा बहुत संस्कृत बैकग्राउंड है, लेकिन बाकी जो 90% लोग हैं उनको कभी भी संस्कृत का एक भी क्लास कहीं नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ना वो 10वीं तक संस्कृत पढ़ा है, ना वो 11वीं 12वीं में भी संस्कृत को एज ए सब्जेक्ट, एज ए लैंग्वेज नहीं लिया है। फिर भी वो आयुर्वेद में एंट्री किया, आयुर्वेद को पढ़ लिया, उसको समझ लिया, और ये 90% में आधे से ज़्यादा लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर्स भी बन चुके होंगे, अब तक अपना सक्सेसफुल करियर जो है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में देखना चाहिए, ताकि आप भी ये 90% के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका मतलब आप भी सक्सेसफुल होने वाले ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। सक्सेस के लिए मंत्र क्या है? सक्सेस के लिए मंत्र है हार्ड वर्क, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे कि आपको हिंदी पता होगा, कन्नड़ा पता होगा, मलयालम पता होगा, इंग्लिश पता होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई भी अपना मदर टंग का प्रोफेशनल कोर्स आसानी से क्लियर कर देंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। इवन दो आपके लैंग्वेज मदर टंग है और आपके करिकुलम मदर टंग में है, आपको वहाँ पर भी हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। हार्ड वर्क के बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर भी जो हार्ड वर्क करेगा, जो हर्डल्स आते हैं बीच बीच में, उसको वो पार करेगा, वो ही सक्सेसफुल बनेगा। वो 90% जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो भी इसी की श्रेणी में आते हैं। सक्सेसफुल वाले लोग हार्ड वर्क के साथ ही सक्सेस के ओर जाते हैं। जो बाकी 10% है जो संस्कृत को जानते हैं या बैकग्राउंड है, क्या उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा आयुर्वेद? ऐसे भी नहीं है। जो संस्कृत जानता है उनके लिए थोड़ा बेनिफिट रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रामर वगैरह उनको पहले से आता है और वोकैबुलरी अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज आते ही उनको आयुर्वेद अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी ये भी हो जाता है कि जो संस्कृत अच्छे से जानता है वो आयुर्वेद को इतना अच्छे से समझ नहीं पाएगा जितना दूसरे ग्रुप वाले हैं, जो 90% वाले हैं। तो ये एक तरह से आपको इंस्पिरेशन है, एक कहानी के तरह से मैंने सुनाया। तो इससे यही इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए कि आपके दिमाग में जाना चाहिए कि बिना संस्कृत के नॉलेज से भी लोग आयुर्वेद में आते हैं और उसमें भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका मतलब हम भी बन सकते हैं, ये आपके दिमाग में सबसे पहले जाना चाहिए। तो एक लैंग्वेज जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अपना मदर टंग में मैंने आपको कुछ बोलने के लिए कहा, कुछ लिखने के लिए कहा, कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कहा, तो क्या होगा? आप आसानी से बोल देंगे। कैसे बोल देंगे? क्योंकि आपको मदर टंग का वोकैबुलरी पता है, वो हर एक शब्द को आप जानते हैं। हालांकि आपने डिक्शनरी खोल के तो नहीं देखा, फिर भी आप जानते हैं क्योंकि वो बार बार आप सुन रहे हैं। तो इसलिए आप लिख पा रहे हैं, इसलिए आप उसको एक तरह से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं, कुछ भी अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको वोकैबुलरी कम है। इसलिए जब आप फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे, आपको सिर्फ संस्कृत बुक को देखने की ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेटेड बुक भी मिल जाता है। जो आजकल के ज़माने में बहुत सारे बुक्स हैं जो आपके आयुर्वेद के विषय को समझने के लिए हैं, उसमें सारे बुक्स बेस्ट नहीं है, कुछ ही बेस्ट है। तो अपने लैंग्वेज में मिल जाते हैं, मतलब ट्रांसलेटेड वर्शंस मिलना एक तरह से आपको पॉजिटिव है। मतलब आपको अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, अपने लैंग्वेज में भी बुक्स पढ़ने को मिलता है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम की जब बात आती है, एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी आपके मन में शंका होगा कि क्या मैं सारे एग्ज़ाम संस्कृत में दे पाऊँगा? नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है कि हर एक जो शब्द है, हर एक लाइन जो है आपको संस्कृत में लिखना है। आपको जो संस्कृत से संबंधित सूत्र हैं या कोई भी टर्मिनोलॉजी से लिख सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो पेपर है या तो इंग्लिश में लिखिए या तो अपने लैंग्वेज मदर टंग जो है या स्टेट के जो लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं। हर एक स्टेट या हर एक यूनिवर्सिटी का रूल थोड़ा अलग होता है, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और अपने स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है उसको हर जगह माना जाता है। तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी इतना ज़्यादा संस्कृत की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 100% संस्कृत ग्रामेटिकली भी नहीं आ रहा है, 100% संस्कृत स्पोकन भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं।
आपको विषय का जो भावार्थ है वो आपके मन में जाना चाहिए। आप, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका समझने का जो तरीका है वो अपने मदर टंग से होता है। भले ही आप अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका समझ जो है, आपको समझने की जो तरीका है वो अपने मदर टंग से ही होता है। आपके दिमाग में आपके मदर टंग ही काम करता है। सिमिलरली जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, अपने मदर टंग उसको कन्वर्ट करके अपने दिमाग में ले जाता है और कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते फिर भी उसका मूवीज़ देखते हैं, उसका कोई एक तरह से वेब सीरीज़ देखते हैं, वो कैसे देख रहे हैं आप नीचे जो लिखा हुआ जो सबटाइटल है उसको बिना पढ़ते हुए भी थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, क्योंकि भावार्थ आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको पूरा 100% एक तरह से समझ में नहीं आएगा तो भी आप मैनेज कर सकते हैं, ये मेरा कहने का उद्देश्य है। तो अभी भी जैसे मैंने कहा कि आपके मदर टंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मतलब अगर आप कोई भी भारतीय स्टेट वाले हैं, जैसे बाहर के विदेशी जो लोग जो है उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही जाएगा, क्योंकि उनका लैंग्वेज संस्कृत से इतना जुड़ा नहीं है। लेकिन कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो है संस्कृत से जुड़ा है और संस्कृत से ही उसका ओरिजिन हो चुका है। और हालांकि जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है वो ज़्यादा करीब है संस्कृत के लिए, वो ज़्यादा उनके लिए एक तरह से नज़दीक लैंग्वेज है, इसलिए आसानी से समझ में भी आ जाता है। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे आप नॉर्थ इंडियन जो प्रोनाउंसिएशन है उसका हिंदी का असर पड़ जाता है, वैसे साउथ इंडिया में कम असर पड़ता है, क्योंकि साउथ इंडियन रीजनल लैंग्वेज भी संस्कृत से ही ओरिजिन लिया है और संस्कृत का बहुत करीब है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको लग जाएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आप कहीं ना कहीं आपके मदर टंग से वो कनेक्ट हो रहा है। इसलिए वो आपको एक तरह से प्लस पॉइंट है कि आप इंडियन हैं और संस्कृत कहीं ना कहीं आपके मदर टंग से जुड़ा हुआ है। तो ये मैंने पहले आपको कहा था कि एक लैंग्वेज एक बैरियर है, बैरियर को हटाने के लिए, कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ दूसरे से बात करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, या तो उसको ग्रामेटिकली समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये दो तरीका है संस्कृत को समझना। तो ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत समझना फर्स्ट ईयर में दो तरह से हो सकता है। कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा, कुछ स्पोकन एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए जो संस्कृत सिलेबस है उस तरह से बना दिया है। लेकिन जो सिलेबस के अलावा आप क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर अभी कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपके जो मदर टंग है उसका वोकैबुलरी के हिसाब से आप कोई भी चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे ये वाले जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्र से हैं और अपने अपने लैंग्वेज में उनका कमांड है। अगर मैं उनको कहूँगा कि कुछ अपने लैंग्वेज में लिख दो, वो लिख देंगे, बाकी लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे। अगर मैं बोलूँगा कि आप बोल दो तो बोल देंगे, नहीं बाकी लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी उनका अच्छा है, अपने अपने मदर टंग का जो टर्मिनोलॉजी है उनको बहुत ज़्यादा याद रहता है बिना इतना पढ़ते हुए भी। इसलिए जब आप संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब आपके वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी का अर्थ क्या है, जो लैंग्वेज का टर्मिनोलॉजी से जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना आसानी से लैंग्वेज समझ में आ जाएगा और लिटरेचर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपके वोकैबुलरी का स्किल बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये क्लासरूम टिप्स नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग टिप्स है। एक तरह से कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ 10 या 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको संस्कृत लैंग्वेज के लिए अलग से रखना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा। कैसे? आप कोई भी डिक्शनरी खोल सकते हैं, देखो कि रोज़ 5 टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, नया शब्द आप सीखिए। जैसे कि असती या जृम्बती, ये नया टर्मिनोलॉजी आपके लिए। अब डिक्शनरी खोलो, अपने रैंडमली 5 टर्मिनोलॉजी देखो और अपने कोई नोटबुक में लिखो और कभी ना कभी उसको रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा, अगर दिन में आप 1-2 भी याद रखेंगे तो सालाना आपका 400 से ऊपर टर्मिनोलॉजी वैसे याद हो जाएगा। और हर साल 400 टर्मिनोलॉजी नया याद हो रहा है तो बिल्कुल आपका 10 साल के अंदर आप संस्कृत में बोल भी सकते हैं। तो इतना लेवल तक आप पहुंच भी जाएंगे। लेकिन बात है कि कोई इतना फॉलो नहीं करते, इसलिए वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर आपकी ज़िद इतना है कि आपको सीखना ही है तो आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। ये वोकैबुलरी बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके अलावा जो भी आप रोज़ इस्तेमाल करने वाले अपने मदर टंग के वर्ड्स हैं, जैसे खेलना, हंसना या ये सारी चीज़, उसको आप जब बोलते हैं तो 1 या 2 सेकंड के लिए सोचिए कि ये संस्कृत में क्या हो सकता है। इस टर्मिनोलॉजी का जो ट्रांसलेशन है संस्कृत में क्या हो सकता है, असति, स्वपति, कुप्यति। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे धीरे धीरे अपना सोच जो है मदर टंग के साथ अपना संस्कृत से जुड़ा भी रहेगा, कहीं ना कहीं आपको मैचिंग भी हो जाएगा। तत्सम तद्भव, आपने सुना होगा तत्सम तद्भव। तत्सम का होता है अर्थ होता है जो टर्मिनोलॉजी एज इट इज़ लिया गया है। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे ही एज इट इज़
सेम रहता है 100%। तद्भव, तद्भव का अर्थ है थोड़ा बहुत अल्ट्रेशन होके आता है, तो तत्सम तद्भव, तद्भव के हिसाब से आप आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट लिटरेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देता है। कोई भी चीज़ या कोई भी लैंग्वेज को आपको सीखने के लिए उसका लिटरेचर पढ़ना बहुत मायने रखता है। वो लिटरेचर जो है आपको बहुत सारे सिखाता है, और आपके मतलब आपके ध्यान शायद जो है पढ़ने में नहीं जाएगा, वो आप एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका पर्सनालिटी एट द सेम टाइम आपका लैंग्वेज भी अच्छा खासा एक तरह से इम्प्रूव हो रहा है। ये लिटरेचर मिल भी सकता है पढ़ने के लिए, मैगजीन मिलेगा, बुक्स मिलते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स में आजकल भी संस्कृत न्यूज़ चलता है, उसको सुनिए। सुनने से, पढ़ने से, देखने से, और ये अलग अलग तरीका है एक लैंग्वेज को सीखने का, तो ये आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा। साथ ही साथ रोज़ आपको कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। एक सेंटेंस है, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, तो उसको आप तुरंत संस्कृत में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए, या रिवर्स। एक सेंटेंस है, उसको आप मदर टंग में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। भले ही आप गलतियों के साथ शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे वो गलतियाँ जो है बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा, और 5-6 साल के अंदर आपका पूरा वाक्य जो है शुद्ध रहेगा। ये एक अच्छा खासा प्रैक्टिस है जो हर एक के लिए ज़रूरी है। तो ये सारे जो मैंने कहा, ये आपके स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देता है, जो मैंने अभी तक कहा। लेकिन जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है। जो CCM या NCSM की जो नया सिलेबस है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आया है, उसमें जो भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट के रिलेटेड विषय चाहिए, सब कुछ वहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको संस्कृत क्लास में सिखाया जाए कि संस्कृत में वर्ण कितने हैं, वर्णमाला क्या क्या है, उसमें वेद क्या क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। इतना बेसिक लेवल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। कौन से वर्ण जो है कहाँ से हम उच्चारण करते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी में ये धातु है। धातु का अर्थ है एक शब्द को, ये रूट वर्ड जो हम कहते हैं उसको धातु कहते हैं। उसको कौन से उपसर्ग का मतलब जो धातु से पहले जुड़ने वाला डालने से ये शब्द बनेगा, कौन सा शब्द डालने से, कौन सा प्रत्यय डालने से। प्रत्यय का अर्थ है धातु के बाद जुड़ने वाला। तो कैसे एक शब्द बनाए, उसके लिए धातु, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे कि आयुर्वेद शब्द है आयुः वेदः, तो इसमें दो शब्द हैं आयुः वेदः। तो उसमें आयु का अर्थ क्या है, आयु कैसे टर्मिनोलॉजी आया, वेद कैसे आया, ये सारे चीज़ आपको संस्कृत ग्रामर सिखाएगा। और उसमें जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उपसर्ग है, आगे सिलेबस में प्रत्यय और धातु भी है। सिमिलरली अव्यय, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कोई भी वचन या लिंग के अनुसार बदलता नहीं है, हर एक में सेंटेंस में वो वही रहेगा, उसको हम कहते हैं अव्यय। उसके बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। आयुर्वेद के संहिताओं को पढ़ते वक्त ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। कारक प्रकरणम, ये सप्त विभक्ति जो है हर एक रीजनल लैंग्वेज का ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्रथम विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगा, इसलिए टर्मिनोलॉजी चेंज होगा। ये सारी चीज़ आपको पढ़ते पढ़ते मदर टंग के साथ कनेक्ट करना आसानी से पता चल जाएगा, और आप इजीली सीख भी जाओगे। संधि प्रकरण, समास प्रकरण, ये भी ज़्यादातर मदर टंग के साथ मैच हो जाता है। जब आप इसको शुरू करेंगे आपको खुद महसूस हो जाएगा। शब्द के रूप किस तरह से चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, ये सारी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं संस्कृत ग्रामर में। सो धातु तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, और प्रत्यय भी मैंने पहले ही कह दिया। तो इस तरह से आपके जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो आपके पेपर 1 में, संस्कृत के जो पेपर 1 है, डिटेल में क्लास में पढ़ाया जाएगा, और उसका खूब सारे एक्सरसाइज किया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स भी चलता रहेगा, और बहुत सारे डाउट्स आप टीचर से पूछ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पेपर 1 के साथ संस्कृत ग्रामर की एक कमांड जो है आपके अंदर आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो रोज़ कुछ टाइम इसके लिए निकालेगा, ज़रूर वो आगे संस्कृत के व्याकरण के पंडित भी हो सकता है। तो उसके साथ ही साथ आयुर्वेद के पंडित भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत बैकग्राउंड उनको मदद करेगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो भी संस्कृत के लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते एज ए सिलेबस पॉइंट, तब भी आप आयुर्वेद को अच्छे से समझ सकते हैं। ये बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। तो सेकंड पेपर है, जो संस्कृत का सेकंड पेपर है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें नया सीखने के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल और जो उच्चारण के लिए, या एक तरह से आप बोल सकते हैं वर्बल स्किल और रीडरशिप, ये सारे चीज़, या लिटरेचर जो मैंने कहा, कुछ कहानियाँ सुनने के लिए कुछ सिलेबस रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल निरुक्ति एक टर्मिनोलॉजी कैसे उद्भव होता है, कुछ एग्जांपल के साथ। इसके बाद परिभाष हो गया, अन्वय लेखनम, कुछ जो संस्कृत में सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म किया जाता है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो संस्कृत ग्रामर है वो आयुर्वेद के संहिताओं के साथ
यहाँ पर मिक्स या कैन से जोड़ने का कोशिश किया गया है। जैसे यहाँ पर अन्वय लेखन में आप देख सकते हैं अष्टांग हृदयम, आयुष्कामियम। सो बेसिकली ये अलग सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, तो वहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी अलग क्लास में, उसी का एग्जाम्पल लेते हुए संस्कृत ग्रामर को समझना। ये इतना अच्छा सिलेबस बना हुआ है, और ये जो भी बनाए NCSM की जो कमेटी है उसको हम बधाई देना चाहिए और अभिनंदन करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि इतना सिलेबस जो है इस तरह की ग्रामर और आयुर्वेद के सिलेबस को जोड़कर बनाना, वो भी डायरेक्टली क्लासरूम के अंदर, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और ज़रूर है आगे आने वाली पीढ़ियों को सफलतापूर्वक होगा, ऐसे मेरा मानना है। तो आपको इसका जो फ़ायदा है संपूर्ण रूप से उठाना चाहिए। तो इसके साथ ही साथ कुछ सुभाषित जो है संस्कृत में, और कुछ कहानियाँ, अपरीक्षित कारकम करके कुछ कहानियाँ हैं जो पंचतंत्र के एक पार्ट है। तो ये सारे आप क्यों पढ़ने वाले हैं? उच्चारण के लिए, बार बार सुनने के लिए, टर्मिनोलॉजी को पकड़ने के लिए, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं कि इसको पढ़ते ही आप वैद्य बन जाएंगे, कहीं ना कहीं लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए ग्रामेटिकल वे में और कम्युनिकेशन वे में, स्पोकन में जो भी चाहिए सब कुछ ये सिलेबस के अंदर डाला हुआ है। अगर आपके टीचर जो है एक्सपीरियंस्ड है तो ज़रूर आपको संस्कृत का रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग प्रैक्टिस, मतलब ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस बार बार कराते कराते आपको एक बहुत अच्छा संस्कृत का पंडित बना सकता है। नहीं तो भी आपको इतना सारे प्रैक्टिस करते करते अपने आप एक लैंग्वेज का एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। तो अभी ये मेरा टेक अवे पॉइंट्स है कि संस्कृत को आपको इस तरह से पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि बिल्कुल संस्कृत के बिना भी, बैकग्राउंड के बिना भी आप BMS में एंटर कर सकते हैं और सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट है टर्म्स एंड कंडीशन, वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इवन दो उनको संस्कृत की बहुत अच्छा नॉलेज पहले से ही हो। तो इस तरह से आप ये पॉइंट आज कैरी कर सकते हैं। और सिलेबस के अलावा जो 15-20 मिनट के जो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए जो मैंने एक्सरसाइज कहा, उसको आप ज़रूर कीजिए। इसका जो फल है, उसका जो आप एक तरह से एक्सपेक्टेशन है वो अभी पता नहीं चलेगा, उसका जो फल है वो आपको बाद में खुद पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अन्य प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम संस्कृत ग्रामर का कुछ पार्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं प्रत्ययों का, तो आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं कि प्रत्यय कैसे सिखाया जाता है। कुछ टिप्स वहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल टिप्स, और कुछ आयुर्वेद से संबंधित लोगों के द्वारा भी आपको समझाया गया है। अभी नहीं तो कुछ महीनों के बाद आप वापस आके उसको देख सकते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा आपके अन्य प्लेलिस्ट है जहाँ पर जो सामान्य पब्लिक के लिए या सब्जेक्ट रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसको भी आप बाद में देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।